हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। हमने पिछले लेक्चर में प्रोनाउंस की एरर्स के बारे में पढ़ा था। आज का ये लेक्चर अगेन हमारा प्रोनाउंस की एरर्स के हवाले से है। इसमें मैंने चंद सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हैं, इनको हमने समझना है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है जी वो है जी, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। अब इसमें हमारे पास जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है, बस आपने ये याद रखना है कि नन ऑफ जब आपके सेंटेंस में यूज़ हो तो इसके बाद आगे चल के आपने जो नाउन यूज़ करना होता है वो आपने हमेशा प्लूरल यूज़ करना होता है, लेकिन वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर रहेगी। और अगेन आगे कोई प्रोनाउन आता है तो वो भी आपने सिंगुलर ही यूज़ करना होता है। ठीक है, ये चीज़ें हमने बस ज़हन में रखनी है नन को लेके। नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर आना चाहिए। ये हमारा ग्रामर का रूल है। अब इस सेंटेंसेस को अगर देखा जाए, इस सेंटेंस में लिखा है उसने जी, नन ऑफ द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क। कुल मिला के बात यह है कि नन ऑफ के बाद नाउन हमें प्लूरल चाहिए था, वो उसने प्लूरल यूज कर रखा है, सही हो गया। लेकिन वर्ब जो थी वो उसने प्लूरल यूज कर रखी है, जबकि नन ऑफ डिमांड ये करता है कि वर्ब आपकी सिंगुलर होनी चाहिए और प्रोनाउन भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो गलतियां हो जाएंगी आपकी, एक तो हैव नहीं आना चाहिए था और एक देयर नहीं आना चाहिए था। आपका सेंटेंस करेक्ट इस तरह से होगा, नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन। ठीक है, हैव डन नहीं करेंगे आप, हैज डन। और देयर वर्क की जगह पे हर वर्क, चूंकि हमारा प्रोनाउन हमें सिंगुलर चाहिए और चूंकि पीछे गर्ल्स की बात हो रही है तो हर, अगर बॉयज होते तो मैं डेफिनेटली हिम कर देता, हिज कर देता। तो नन ऑफ द गर्ल्स हैज डन हर वर्क, ये हमारा सेंटेंस इस तरह से ठीक हो जाएगा। दूसरे सेंटेंस की अगर बात की जाए, उसने लिखा है जी, लेट वी डिड इट। इसमें हमारे पास जो वर्ड है जिसको हमने समझना है वो है हमारे पास लेट का। ठीक है, अब लेट हमसे क्या रिक्वायर करता है, लेट की डिमांड ये है कि आपने लेट के बाद जब कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, यानी नन के बाद आप क्या कर रहे थे, नाउन प्लूरल यूज कर रहे थे, वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे थे, प्रोनाउन सिंगुलर यूज कर रहे थे। लेट के बाद आपने क्या करना है जी, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव हालत में होनी चाहिए और आपकी जो वर्ब है वो आपकी हमेशा जो है वर्ब आपकी पहली फॉर्म में यूज होगी। लेट के साथ बस ये दो चीजें अपने याद रखनी है, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो सेंटेंस को अगर देखें तो इसमें लिखा है जी, लेट वी डिड इट। एक तो यहाँ पे वी नहीं आ सकता, दूसरा डिड नहीं आ सकता। ठीक है, इसको आप करेक्ट इस तरह से कर लेंगे जी, सेंटेंस हो जाएगा लेट वी की ऑब्जेक्टिव केस हम देखेंगे। प्रोनाउन चूंकि यहाँ पे वी है तो मैं इसकी ऑब्जेक्टिव केस वी की देखूंगा, तो वी की ऑब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होती है जी, वी आर आज। ठीक है, ऐसा होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी ऑब्जेक्टिव केस यूज करनी है तो मैं कर लूंगा जी, लेट अस। ठीक है, और डिड चूंकि दूसरी फॉर्म होती है, डू डिड डन, तो हमें चाहिए पहली फॉर्म, तो मैं कर दूंगा लेट अस डू इट। तो हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, लेट अस डू इट। इसके बाद आगे अगर नीचे आ जाए तो हमारे पास लिखा है जी, द मैटर इज बिटवीन शी एंड आई। अब इसमें आपने ये देखना है, सेंटेंस में उसने ये एक प्रेपोजिशन यूज कर रखी है। यहाँ पे प्रेपोजिशन जो होती है ना, इसके बाद अगर आपका प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद अगर आपका प्रोनाउन आए तो आपने क्या करना है जी, आपने वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना होता है। ठीक है, प्रोनाउन आप अगर प्रेपोजिशन के बाद यूज कर रहे हैं तो वो प्रोनाउन आपका हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो सेंटेंस में बस इसी चीज की जरूरत थी करेक्ट करने की, द मैटर इज बिटवीन शी एंड आई नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और भी समझ लें, ये जो आई होता है ना, ये जब भी अकेला यूज होता है, आई यानी एज अ प्रोनाउन जब भी यूज होता है तो ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, आई स्मॉल लेटर में कभी भी नहीं लिखते। इसको आपने हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। तो सेंटेंस को अगर करेक्ट किया जाए तो सेंटेंस इस तरह से होगा, द मैटर इज बिटवीन, बिटवीन हमारे प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन की चाहिए। अगर प्रोनाउन आएगा तो बिटवीन के बाद शी नहीं आना चाहिए, शी की ऑब्जेक्टिव केस आएगी हर। ठीक है, द मैटर इज बिटवीन हर एंड। अब एंड क्या करता है, एंड कनेक्टर है और कनेक्टर है तो इसने क्या करना है, दोनों साइड पर एक जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करेगा, एक जैसे। ठीक है, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी वो प्रोनाउन ही लेगा
और अगर इधर उसने ऑब्जेक्टिव केस ले रखी है तो डेफिनेटली वो दूसरी साइड पर भी ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा। और एंड के बाद में फिर अगेन प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। चूंकि इस तरफ ऑब्जेक्टिव केस लगी हुई है तो इस तरफ भी जो प्रोनाउन आएगा वो भी हमारा लाजमी तौर पर ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। तो आई की ऑब्जेक्टिव केस अगर चेक की जाए तो आई की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है जी? आई, माई, माइन और मी। तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव केस होती है। तो मैं लिख दूंगा द मैटर इज बिटवीन हर एंड मी और हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर नीचे चलें तो हमारे पास सेंटेंस लिखा हुआ है योर्स ट्रूली। इस सेंटेंस को आपने बस इतना सा चेक करना है कि हमारे पास, अच्छा ये जो गलती है ये अक्सर स्टूडेंट्स अपने राइटिंग में करते हैं, खासतौर पर जब वो लेटर लिख रहे होते हैं। और वो गलती ये है कि ये योर्स ट्रूली सेंटेंस जो है ये बिल्कुल गलत है। आप इसको इस तरह से कभी नहीं लिखें। इसको आपने हमेशा इस तरह से लिखना होता है कि ये जो आपने इसमें एपोस्ट्राफी यूज़ कर रखी होती है। एपोस्ट्राफी क्या होती है जी? ये एपोस्ट्राफी, ये जो कोमा ऊपर वाली साइड पर यूज़ करते हैं हम इसको, इस कोमे को हम एपोस्ट्राफी कहते हैं। ठीक है, एपोस्ट्राफी। एपोस्ट्राफी का क्या है कि आपने जब इसको अपने सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ यूज करना है तो आपने ये ध्यान में रखना होता है कि इसके बाद अगर आप आगे जो कॉम्प्लीमेंट यूज करेंगे लेटर के एंड पर, उसके आखिर पे अगर एल वाई आ रहा है, ठीक है, जो भी वर्ड है और आखिर पे एल वाई आ रहा है, तो आप याद रखें कि यहाँ पे कोमा और एपोस्ट्राफी अगर आप यूज कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। एल वाई से मुराद मसलन ये यहाँ पे ट्रूली की अगर मैं देखूं कि इसकी एंडिंग कहाँ पे आ रही है, सॉरी जी, ट्रूली की अगर एंडिंग देखी जाए तो ट्रूली एंड हो रहा है जी एल वाई पर। ठीक है, एल वाई पर एंड हो रहा है। और मैंने आपको अभी पढ़ाया कि अगर आपका सेंटेंस एल वाई पर एंड होता है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करना है जी, मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ जी, एल वाई पर अगर आपका सेंटेंस एंड होता है ना तो इसका मतलब ये है कि आपने जो इधर प्रोनाउन यूज कर रखा है उसके साथ आपने एपोस्ट्राफी का यूज नहीं करना होता। यानी ये सेंटेंस आपका यूं सही होगा, आप लिखोगे योर्स ट्रूली, ठीक है, ये भी ठीक है, या फिर आप लिख दें यूर ट्रूली। ये दोनों सेंटेंसेस आपके एब्सोल्युटली ठीक हैं, इनमें कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोमा लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। अगर यही सेंटेंस आपने यूं लिखा होता, ये सेंटेंस आपका मसलन लिखा होता योर्स जी, सेंटेंस आपका होता योर्स अफेक्शनेट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये एपोस्ट्राफी और एस बिल्कुल ठीक आ रहा है क्योंकि इसकी अगर एंडिंग चेक करें तो उसमें एल वाई नहीं आता। इसी तरह से अगर सेंटेंस में होता योर सिंसियरली, तो अगेन हमने वही गलती रिपीट कर दी है क्योंकि हमारे पर ये जो सिंसियरली लफ्ज़ इसकी एंडिंग एल वाई पर है और इधर आपने एपोस्ट्राफी यूज कर रखी है तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर यूं लिखा होता कि योर सिंसियरली की जगह पे जस्ट सिंसियर लिखा होता तो हमारा ये सेंटेंस ठीक था और एपोस्ट्राफी का यूज़ यहाँ पे ठीक था। यानी अगर आपके जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ एल वाई है तो पिछले जो प्रोनाउन आप पीछे यूज़ कर रहे हैं उसके साथ एपोस्ट्राफी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना होता। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये सेंटेंस आपका इस तरह से सही हो जाएगा योर्स। इसके बाद सेंटेंस है जी इट इज हिम। लास्ट और आखिरी सेंटेंस है जी इट इज हिम। इसमें गलती ये है कि यहाँ पे हमने यूज कर रखा है जी इज को। अब इज क्या होता है? इज हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जब यूज करते हैं तो क्या करते हैं जी, दो तरह से हम इसको यूज करते हैं। नंबर एक ये कि हम इसके बाद ing फॉर्म यूज करते हैं और नंबर दो पे हम ये करते थे कि हम इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते थे। ing फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमारा फिक्रा जो होता है वो एक्टिव वॉइस का हो और थर्ड फॉर्म इसके बाद तब आती है जब हमारा फिक्रा पैसिव वॉइस का हो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में इज के बाद कोई वर्ब ना हो बल्कि कोई प्रोनाउन आ जाए तो ऐसी सूरत में आप समझ जाएं कि यहाँ पे ये जो इज है ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है,
फिर आपने क्या करना होता है, आपने याद रखना है कि हमारे पास एक फ्रेज है जी जिसको हम कहते हैं बी वर्ब। ये बी वर्ब एक ऐसी फैमिली है जिसमें मुख्तलिफ हमारे पास मेंबर्स होते हैं। उन मेंबर्स में एक इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज, वर, बीन। ठीक है, ये जो आपके अल्फाज हैं इनके बाद अगर आपके पास वर्ब नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं बल्कि आप इनके बाद क्या यूज कर रहे हैं, अगर आप प्रोनाउन को यूज करते हैं तो आपने ये याद रखना है कि वो प्रोनाउन जो है वो आपका हमेशा किस में होना चाहिए, प्रोनाउन आपका वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में आएगा तो ठीक होगा। ठीक है, अब चूंकि इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि एक बी वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है तो यहाँ पे हिम नहीं आना चाहिए था आपका। ठीक है, आपने क्या करना था, इसको ये हिम चूंकि ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो हमने क्या करना है, आपने पढ़ा है कि जो ही होता है उसके केसेस के बारे में, ये केसेस हमारे पास कौन कौन सी होती हैं जी। ही की हमारे पास 3 सूरतों में मिलता है जी। ही होता है सब्जेक्टिव केस में, फिर आती है जी हिज, ये होती है पोजेसिव केस, और फिर आ जाती है जी हिम जो कि ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब इस सेंटेंस में उसने हिम यूज कर रखा है इज के बाद, जो कि इज यहाँ पे बी वर्ब है, तो हमने हिम ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि यूज करनी थी कौन सी केस, हमने यूज करनी थी सब्जेक्टिव केस। तो सेंटेंस आपका कुछ इस तरह से ठीक होगा, आप लिखेंगे जी इट इज ही। ठीक है, इट इज ही आपका सेंटेंस इस तरह से लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा। ये हमारी चंद करेक्शंस थी, उम्मीद है आपको इनकी समझ आ गई होगी। मज़ीद अपने अगले लेक्चर में हम प्रोनाउंस के एरर्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे, जो रहते हुए कंसेप्ट हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। उम्मीद है आपके पेपर में आप इन गलतियों से बच पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।